नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रीजनिंग टिप्स 1 में। तो आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, हम लोग सब देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यानी राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखिए, यह टॉपिक जो है केवल यूपीएससी और एसएससी के लिए नहीं, बल्कि हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी महत्वपूर्ण है, समझे। तो चलिए हम एकदम आसान और सरल भाषा में सीखते हैं, समझते हैं। तो देखिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको हम लोग देखेंगे। क्या क्या चीज़ इस वीडियो में हम लोग, इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या चीज़ कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले राष्ट्रवाद की परिभाषा समझेंगे। राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर सेकेंड, देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई थी, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद के शुरुआत कैसे हुई थी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर थर्ड में देखिए फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव, यानी फ्रांसीसी का जो क्रांति था वो किस प्रकार का, किस टाइप से प्रभाव पड़ा था, वो हम लोग कवर करेंगे। फिर नेपोलियन बोनापार्ट और राष्ट्रवाद के बारे में समझेंगे। फिर 5 में देखिए 1815 की वियना कांग्रेस और पुनः स्थापन देखेंगे। फिर उसके बाद 6 में 1830 और 1848 की क्रांतियां को देखेंगे। फिर उसके बाद में जर्मनी और इटली का एकीकरण देखेंगे और लास्ट में हम लोग निष्कर्ष देखेंगे, ठीक है। इतना सारा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में, ठीक है। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, राष्ट्रवाद की परिभाषा को हम लोग देखते हैं। राष्ट्रवाद को, परिभाषा को समझते हैं। देखिए, राष्ट्रवाद की परिभाषा, यानी राष्ट्रवाद का मतलब होता है एक ऐसा विचार जिसमें लोग अपने राष्ट्र के प्रति गहरा प्रेम और एकता का भाव रखते हैं। यानी एक ऐसा विचार होना चाहिए जो अपने राष्ट्र के प्रति गहरा प्रेम और एकता का भाव रखते हैं, ठीक है। वे एक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भाषाई पहचान साझा करते हैं, ठीक है। यानी एक जैसा भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और एक एकीकृत राष्ट्र राज्य बनाना चाहते हैं और सबको सब मिलकर एक भाषा के आधार पे, सांस्कृतिक, एक ऐतिहासिक के आधार पे क्या करते हैं, एक राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये रहा राष्ट्रवाद की परिभाषा। और सेकेंड में हम लोग देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई थी। तो देखिए, 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के शुरुआत में फ्रांसीसी क्रांति यानी 1889 के बाद राष्ट्रवाद की भावना तेजी से फैली। यानी देखिए, जब 18वीं शताब्दी का अंत हो रहा था और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ही एक क्रांति हुई, यानी फ्रांसीसी क्रांति हुई। कब? 1789 में, ठीक है, क्रांति हुई। उसके बाद में क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावना का विचार जगा, ठीक है। तब क्या हुआ, फ्रांस में जब राजा को हटाकर फ्रांस में राजा को हटाकर एक लोकतांत्रिक सरकार बनाई गई। यानी देखिए, जब फ्रांसीसी क्रांति हुई 1789 में, उसके पहले क्या था, राजा का शासन था, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, जब क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति हुई, तो उसी समय राजा को हटाकर क्या बनाया गया, एक लोकतांत्रिक सरकार बनाई गई, यानी एक लोकतांत्रिक सरकार बनाई गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तो बाकी यूरोप में भी लोगों को यह प्रेरणा मिली, माने बाकी जो यूरोप था उसके बाद में क्या हुआ, लोकतांत्रिक का एक प्रेरणा मिली, समझे। ठीक है, तब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव को हम लोग देखेंगे 3 में, ठीक है। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में कई बड़े बदलाव हुए। यानी जब फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था, उसके बाद में जब राजा को हटाकर क्या बुलाया गया था, लोकतांत्रिक सरकार को स्थापित किया गया था। उसके बाद में कई बदलाव देखने को मिला, ठीक है। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव, यानी जब फ्रांस में क्रांति हुआ था 1789 में, उसका प्रभाव क्या क्या चीज पड़ा था। तो देखिए, सबसे पहले तो उस वहाँ के राजा को हटा दिया गया था और क्या लाया गया था, लोकतांत्रिक राज्य बनाया गया था। तो उसके बाद में फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में कई बड़े बदलाव हुए। तो पहला बदलाव क्या था, गणराज्य की स्थापना हुआ था। दूसरा में क्या हुआ था, समानता और स्वतंत्रता के अधिकार
अधिकार मिला था। उसके बाद में तीसरा में आम लोगों की भागीदारी भी थी। ठीक है, इन विचारों ने पूरे यूरोप में क्या किया था, क्रांतिकारी सोच को जन्म दिया था। समझे। और उसके बाद में देखिए नेपोलियन बोनापार्ट और राष्ट्रवाद, यानी नेपोलियन को देखेंगे हम लोग। देखिए नेपोलियन ने यूरोप में फ्रांसीसी साम्राज्य फैलाया था। नेपोलियन ने ही यूरोप में क्या किया था, फ्रांसीसी साम्राज्य को फैलाया था। समझे। देखिए लेकिन साथ ही वह नए कानून और प्रशासनिक सुधार भी लाया था। और साथ ही क्या किया था नेपोलियन ने, नए कानून और प्रशासनिक सुधार भी लाया था। समझे। देखिए उसका सिविल कोड ऑफ, यानी नेपोलियन का सिविल कोड ऑफ 1804, जिसे नेपोलियन संहिता कहा गया था। जिसे क्या कहा गया था, नेपोलियन, यानी कि जिसे क्या कहा गया था, नेपोलियन संहिता कहा गया था। ठीक है, नेपोलियन ने ही कानून समानता, निजी संपत्ति और धर्म की स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया था। नेपोलियन क्या किया था, यानी कानूनी समानता को, निजी संपत्ति और धर्म की स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया था। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में उसकी तानाशाही प्रवृत्तियों से विरोध बढ़ा है। यानी बाद में उसका जो तानाशाही प्रवृत्तियों था, उसका जो सोच था तानाशाही वाला, ठीक है, उसका विरोध बढ़ा और लोगों में राष्ट्र की स्वतंत्रता की भावना और तेजी से बढ़ी। ठीक है, समझे। तो हम लोग देख लिए क्या, फ्रांसीसी क्रांति की प्रभाव देख लिए। 4 में हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट और राष्ट्रवाद देख लिए। अब 5 में देखेंगे 1815 की वियना कांग्रेस और पुनर्स्थापन। ठीक है, हम लोग 5 में क्या देखेंगे, वियना कांग्रेस और पुनर्स्थापन। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे क्या, 1815 की वियना कांग्रेस और पुनर्स्थापन। ठीक है, देखिए नेपोलियन के हार के बाद 1815 में वियना कांग्रेस हुई। यानी जब नेपोलियन हार गया, नेपोलियन का सरकार गिर गया, उसके बाद क्या हुआ, 1815 में वियना कांग्रेस हुई। ठीक है, जिसमें पुराने राजतंत्र को बहाल किया गया। यानी जो पुराना राजतंत्र है उसको फिर से बहाल किया गया। लेकिन राष्ट्रवाद की चिंगारी बुझी नहीं थी, यानी फिर भी राष्ट्रवाद की चिंगारी थी, वह बुझी नहीं थी। ठीक है, और यह क्रांति के रूप में उभरी। और क्या हुआ, फिर से क्रांति के रूप में उभरी। समझे। उसके बाद में देखिए 1830 और 1848 की क्रांति जब, देखिए 1830 और 1800 क्रांति में पूरे यूरोप में कई राष्ट्रवादी आंदोलन हुए थे। ठीक है, देखिए कौन कौन से हुए थे, जैसे उदाहरण ने सॉरी ग्रीस ने ऑटोमन साम्राज्य से आज़ादी पाई थी। ग्रीस ने क्या किया था, ग्रीस ने क्या किया था, ऑटोमन साम्राज्य से आज़ादी पाई थी, आज़ादी पाई थी। ठीक है, उसके बाद में देखिए इटली और जर्मन में एकीकरण के आंदोलन तेज हुए। यानी इटली और जर्मनी में एकीकरण के आंदोलन क्या हुआ, तेज हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ, पोलैंड, हंगरी और अन्य क्षेत्रों में भी विद्रोह हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, पोलैंड, हंगरी और अन्य क्षेत्रों में भी विद्रोह हुए। समझे। अब हम लोग ये देख लिए। अब हम लोग साथ में क्या देखेंगे, जर्मनी और इटली का एकीकरण देख लेंगे। हम लोग साथ में क्या देखेंगे, जर्मनी और इटली का एकीकरण देखेंगे। और लास्ट हम लोग क्या था, कंक्लूजन, यानी निष्कर्ष को हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे, जर्मनी और इटली का एकीकरण। देखिए जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क की रणनीति और 3 युद्धों के जरिए हुआ था, यानी 1864 से 1871। ठीक है, दूसरी क्या हुआ, इटली का एकीकरण गैरिबल्डी, मैजिनी और काबूर जैसे नेताओं ने किया था। ठीक है, इन दोनों उदाहरणों ने राष्ट्रवाद की ताकत को पूरी विश्व के सामने रख दिया था। समझे। अब हम लोग लास्ट में क्या देखेंगे, निष्कर्ष, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह एक सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक आंदोलन भी था। इसने पूरे यूरोप के नक्शे को पूरी तरह बदल दिया और नए राष्ट्र राज्य अस्तित्व में आए। समझे। तो हम लोग ने ये सब सारे टॉपिक को कवर किया। ठीक है, समझे। तो हम लोग इस वीडियो में क्या क्या चीज़ समझे हैं, क्या क्या चीज़ देखिए, हम लोग राष्ट्रवाद को परिभाषा को समझे हैं, फिर उसके बाद में यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई थी ये भी समझे हैं, फिर फ्रांसीसी की क्रांति का प्रभाव हम लोग समझे हैं, फिर उसके बाद में क्या देखे हैं, नेपोलियन बोनापार्ट और राष्ट्रवाद के बारे में समझे हैं,
1815 की वियना कांग्रेस के बारे में हम लोग समझे हैं। 1830 और 1848 की क्रांतियों को देखे हैं। जर्मनी और इटली का एकीकरण देखे हैं। और लास्ट में हम लोग क्या देखे हैं, निष्कर्ष, यानी इसका पूरा कंक्लूजन देखे हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है, हम उस टॉपिक को लेके आ जाएंगे। तब तक